नमस्कार, जीबीए एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। भाग 3 में अपन आज चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की क्षेत्र मिति के बारे में, जो बोर्ड में 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से अपन पहले चर्चा करेंगे वर्त की परिधि व क्षेत्रफल। वर्त की परिधि व क्षेत्रफल के साथ ही अपन त्रिज्यखंड वर्तखंड के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे अपन जो समतलीय आकृतियां हैं उनमें घनाभ, जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन है, घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन है, बेलन पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, शंकु और गोला, इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं अपन वर्त की परिधि व क्षेत्रफल। वर्त की मैंने परिभाषा बताई थी कि समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो वर्त कहलाता है। बिंदुपथों को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो परिधि कहलाती है। परिधि। अब यहाँ अपन परिधि की बात करेंगे। तो परिधि की बात करते हैं तो एक नियतांक पाई याद आता है। जो क्या होता है, पाई जो नियतांक होता है जिसका मान निश्चित होता है, नियतांक पाई, ये परिधि, वर्त की परिधि और जो वर्त का व्यास है उसका अनुपात होता है। वर्त की परिधि और जो वर्त का व्यास है उसका अनुपात होता है पाई, जिसका मान निश्चित होता है 22/7। यहाँ परिधि निकालेंगे तो इसको लिखूंगा मैं पाई बराबर परिधि बटा व्यास। व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो इसको मैं लिख दूं 2 गुना त्रिज्या को r। त्रिज्या होता है हमेशा व्यास बटा 2। अब यहाँ से अपना एक सूत्र निकल गया, परिधि वज्र गुणा कर लेंगे तो आ गया 2πr। ये होती है वर्त की परिधि। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी वर्त की परिधि देके हमें त्रिज्या पूछ लेता है और कभी कभी त्रिज्या देकर हमें वर्त की परिधि पूछ लेता है। तो छोटा सा एक एग्जाम्पल करते हैं कि एक वर्त की त्रिज्या जिसका मान 14 सेमी है, वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या है, r का मान दे दिया है, r बराबर 14 सेमी। पूछ क्या है, वर्त की परिधि पूछ रहा है। तो परिधि है यहाँ 2πr। पाई का मान नियतांक निश्चित होता है जो 22/7 है। यहाँ रखेंगे 2 गुना 22/7 गुना r कितना है 14 सेमी, तो ये हो गया 88 सेमी। ये वर्त की परिधि हो गई। अगर इसका विपरीत क्वेश्चन करें कि एक वर्त की परिधि 88 सेमी है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वर्त की परिधि 88 सेमी है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हल क्या होता है, 2πr बराबर 88 लिख लो, सेमी में है और यहाँ r का मान निकालना है तो 88 सेमी बटा 2π, और r बराबर है 88 बटा 2 गुना 22/7। r बराबर आ गया 88 गुना 7 ऊपर चला जाएगा, 2 गुना 22, ये 4 बार कट जाएगा, ये 2 बार, तो क्या आ गई 14 सेमी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी परिधि देके त्रिज्या पूछ लेता है और कभी कभी त्रिज्या देके परिधि पूछ लेता है। अगला है वर्त का क्षेत्रफल। वैसे सबको याद है कि वर्त का क्षेत्रफल क्या है, πr² होता है। πr² होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से बता देता हूँ। ये वर्त है, ये केंद्र है, ये व्यास है, ये इसकी त्रिज्याएं हैं। ये इसकी त्रिज्याएं हैं। इसको अर्धवर्त में बांट लेते हैं, इसको अर्धवर्त में बांट लेते हैं। जो पूरा वर्त था उसकी परिधि थी 2πr, और
अर्धवर्त की यहाँ से ए से लेकर बी तक जो परिधि है पाई आर, 2 पाई आर में 2 का भाग देंगे, 1 बटा 2 कर देंगे तो पाई आर आ गई। अब इसको खोल लेते हैं। खोलने से अर्ध जो वर्त था हमारा वो उसकी आकृति इस प्रकार बनती है। ऐसी आकृति बनती है। ये जो अर्धवर्त का जो भाग है परिधि का वो है पाई आर और ये भाग क्या है आर है। इसी प्रकार जो अर्धवर्त का ऊपर का भाग है उसको भी खोलेंगे और इसके ऊपर रखेंगे तो ये आकृति इस प्रकार से बन जाएगी, एक आयताकार आकृति हो जाएगी। और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयताकार आकृति हो गई और इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ लंबाई क्या है पाई आर, चौड़ाई क्या है आर, तो यह आ गया पाई आर स्क्वायर। जो एक वर्त था और वर्त को रूप दे दिया हमने किसका, एक आयत का दे दिया है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और यहाँ लंबाई जो वर्त की अर्धपरिधि थी पाई आर थी और चौड़ाई क्या है त्रिज्या आर है। तो इस प्रकार से वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आता है। या एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। त्रिज्या 7 सेमी है, आर दे दिया है हमें 7 सेमी और क्षेत्रफल पहुँचता है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 है और आर क्या है 7 गुना 7 है, तो ये आ गया है 154 सेमी स्क्वायर। मैंने यहाँ सेमी स्क्वायर लिखा है, या सेमी से पहले मैं वर्ग लिखता तो भी ठीक होता, क्योंकि जो क्षेत्रफल की इकाई होती है वो वर्ग इकाई होती है। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई होती है। तो यहाँ अपना वर्त की परिधि और क्षेत्रफल हो गया है। अब इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि एक वर्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। दे दिया क्या हमें, वर्त का क्षेत्रफल दे दिया है 154 सेमी स्क्वायर दे दिया है और परिधि पूछ रहा है। तो इसको हल करने के लिए हमें पहले वर्त की त्रिज्या चाहिए और त्रिज्या आ जाएगी तो परिधि 2 पाई आर हो जाएगी। दिया हुआ है वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, परिधि पूछ रहा है। तो पहले त्रिज्या निकालेंगे, तो ये है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेमी स्क्वायर। हमें आर स्क्वायर बराबर हो गया 154 बटा पाई और आर का मान निकालेंगे तो 154 बटा 22/7 का अंडर रूट। तो यह आ गया आर बराबर आ गया हमारे पास 154 बटा 22 गुना 7 का अंडर रूट। 22 का फाड़ा बोलेंगे तो 22 अंते 154। तो ये आ गया आर बराबर 49 का रूट और आर बराबर क्या आ गया 7 सेमी। ये वर्त की त्रिज्या आ गई हमारे पास 7 सेमी। पूछी क्या है, परिधि पूछी है, तो परिधि क्या है 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना 7 44 सेमी। तो उसकी परिधि क्या आ गई 44 सेमी। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में छोटा क्वेश्चन 1 अंक वाले में आते हैं। कभी वर्त की परिधि दे के क्षेत्रफल पूछ लेता है, कभी क्षेत्रफल दे के परिधि पूछ लेता है, या क्षेत्रफल दे के त्रिज्या पूछ लेता है, या व्यास पूछ लेता है, परिधि देकर त्रिज्या या व्यास पूछ लेता है। तो ये तो है छोटे क्वेश्चनों में। अब बात करते हैं यहाँ अपने वर्त में त्रिज्यखंड की, थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। त्रिज्यखंड की परिभाषा मैंने पिछले वाले भाग में बताई थी कि वर्त में 2 त्रिज्याओं वे एक चाप द्वारा बने खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। ये कोई वर्त है, ए बी चाप है, ये त्रिज्याएं हैं वर्त की। तो इसके द्वारा जो एक खंड बनता है ये त्रिज्यखंड है।
और ये चाप की लंबाई है, तिरछे खंड की चाप की लंबाई है। साथ में हमें जो चाप के द्वारा केंद्र पे कोण थीटा दे रखा होता है। तो पहले तो यहाँ चाप की लंबाई निकालते हैं। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो चाप की लंबाई है परिधि से निकाली जाती है। जो परिधि है उसको जो थीटा और 360 का अनुपात है उससे गुणा कर देते हैं। तो तिरछे खंड के चाप की लंबाई आएगी 2πr गुणा थीटा बटा 360 डिग्री। तो ये आ गया 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। ये तो चाप की लंबाई है। अगर इस तिरछे खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल आएगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको थीटा बटा 360 के अनुपात में से गुणा कर देंगे, वो आ जाएगा तिरछे खंड का क्षेत्रफल। तो तिरछे खंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल है πr², और इसको अपन जो चाप द्वारा केंद्र पे कोण थीटा है और 360 के अनुपात से गुणा कर देते हैं। तो ये आ गया πr² थीटा बटा 360 डिग्री। ये आ गया तिरछे खंड का क्षेत्रफल। कभी कभी क्या होता है, हमें चाप की लंबाई और त्रिज्या दे देता है और वृत्त के तिरछे खंड का क्षेत्रफल पूछता है। तो इसके लिए जो सूत्र है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब चाप की लंबाई दी हुई हो, तिरछे खंड का क्षेत्रफल, तो 1/2 चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। तो ये हो गया 1/2 चाप की लंबाई को L से गुणा R। इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये तिरछे खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक वृत्त में जिसकी त्रिज्या 14 सेमी है तथा उस वृत्त के चाप की लंबाई 55 सेमी है। आर तो दे दिया है 14 सेमी और चाप की लंबाई एल दे दिया है 55 सेमी दे दिया है। तो तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो इसमें रखेंगे सूत्र में, क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 जो चाप की लंबाई क्या है 55 सेमी, 55 गुणा आर कितना है 14, 7 पंजे 35, 3 35 और 3 38। तो ये आ गया 385 सेमी स्क्वायर। ये उसके तिरछे खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो घड़ी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। घड़ी में मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई के द्वारा जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें से लगभग अधिकतर जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें से ये क्वेश्चन पूछता है। और सुई के द्वारा हमेशा तिरछे खंड ही बनता है। जैसे अपन थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ये घड़ी है, यहाँ 12 बजेंगे, 6, 3, 9। पहले घंटे वाली सुई की बात करते हैं। तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 12 घंटे में कोण बनाती है 360 डिग्री का। तो 1 घंटे का निकालेंगे, 1 घंटे में कोण होता है उसका 360 डिग्री बटा 12, 30 डिग्री का। घंटे वाली सुई प्रति घंटे 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर मिनट की बात करें, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो यहाँ 1 घंटा या 60 मिनट लिख लो। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कोण बनाएगी 30 डिग्री बटा 60, 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई प्रति घंटे कोण बनाती है आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हमें याद रखना है। घंटे वाली सुई
प्रति मिनट आधा डिग्री का कोण बनाती है और 1 घंटे में या 30 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक घड़ी में घंटे वाली सुई की लंबाई 10.5 सेमी है। घंटे वाली सुई की लंबाई कितनी है? 10.5 सेमी घड़ी है, उसमें घंटे वाली सुई की लंबाई 10.5 सेमी है। अब कह रहा है कि 1 घंटे में, घंटे वाली सुई है, 1 घंटे में बनाएगी 1 घंटे वाली सुई से त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो या तो सीधा सा है कि 1 घंटे के लिए पहुंचा है, तो यहाँ 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाएगी वो? 30 डिग्री का। तो ये जो सुई की लंबाई है वो तो हो गई आर 10.5 सेमी, ये तो उसके लिए क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। और थीटा 1 घंटे में, 1 घंटा में 30 डिग्री कोण बनाती है, तो ये 30 डिग्री आ गया। अब हमारे पास आर भी है और थीटा भी है, तो 1 घंटे में जो सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये आ गया त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री 22/7। आर कितना है? 10.5 थीटा दे दिया है 30 डिग्री बटा 360 डिग्री। करता है तो काट देंगे। ये पंद्रह कट के जाएगा ये, और ये फिर कट रहा है यहाँ 3 से 5 और 2, तो ये आ गया अपना 11 गुणा 5 गुणा 105 बटा 2 गुणा 100 सेमी स्क्वायर। जो भी मान आएगा वो इससे आ जाएगा, सेमी स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ये तो थी घंटे वाली सुई की बात। आगे करते हैं मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 1 घंटे या 60 मिनट में एक पूरा चक्कर कर लेती है। मिनट वाली सुई 1 घंटे या 60 मिनट में एक पूरा चक्कर कर लेती है। इसका अर्थ है कि केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। 60 मिनट या 1 घंटा में कोण बनाती है 360 डिग्री का। तो 1 मिनट का निकालेंगे। 1 मिनट में कोण बनेगा 360 डिग्री बटा 60, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये बात में हमें याद रखनी है कि घड़ी में मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई 21 सेमी है। मिनट की सुई की लंबाई 21 सेमी है। तो ठीक दोपहर बाद 5 से 5:35 के मध्य मिनट की सुई के द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक घड़ी में मिनट की जो सुई की लंबाई है वो 21 सेमी है, और दोपहर बाद, ठीक दोपहर बाद 5 से 5:35 के मध्य बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। सुई की जो लंबाई है वो उसके लिए त्रिज्या हो जाएगी, वो है 21 सेमी। अब मान थीटा का निकालना हमें। थीटा तो 5 से 5:35, तो समय कितना हो गया मिनट के लिए? यहाँ 35 मिनट हो गया। और थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा
1 मिनट में 6 डिग्री का और समय कितना है 35, तो ये हो जाएगा 35 को 6 से गुना कर लेंगे 210 डिग्री, 210 डिग्री का। हमारे पास थीटा है, आर है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे 5 से 5:35 के मध्य, तो वो आ गया मिनट वाली सुई के लिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 पाई 22/7, आर कितना है 21 गुना 21 और थीटा का मान कितना निकाला 210/360। फिर 3 से काट लेंगे इसको, तो ये आ गया हमारे लिए 11,777 गुना 21/2 सेमी स्क्वायर। ये उस जो मिनट वाली सुई है उसके 5 से 5:35 मिनट के मध्य जो सुई जितना स्थान घेरती है, जितना त्रिज्यीय खंड बनाती है, उसका क्षेत्रफल आ गया। अब बात है इसमें त्रिज्यीय खंड के बाद में है वर्तखंड की। वर्तखंड हमने पढ़ा जीवा वर्त को 2 भागों में बांटती है। जो छोटा भाग होता है उसे लघु वर्तखंड कहते हैं, जो बड़ा भाग होता है उसे दीर्घ वर्तखंड कहते हैं। तो ये कोई वर्त है और ये कोई एवी जीवा है इसकी, जो 2 भागों में बांट रहा है। ये छोटा लघु है और ये दीर्घ है। तो जीवा के द्वारा केंद्र पे थीटा कोण बनाते हैं, जीवा द्वारा केंद्र पे वही कोण कैसा है थीटा कोण है, और हमें इस वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर उसको विस्तार से सूत्र को समझाएंगे तो टाइम लगेगा, तो मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिज्यीय खंड है। अगर इसको छोड़ देते हैं पूरा क्या आ गया त्रिज्यीय खंड है। और इस त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस शेष भाग कौन सा बचेगा? वर्तखंड का क्षेत्रफल का भाग बचेगा। तो पहले वर्तखंड का क्षेत्रफल है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल था हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन लंब डाल के इस प्रकार से थीटा बटा 2 से, तो यह आएगा माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। अब यहाँ भी समझने की बात है कि ये सूत्र तो कब लागू होगा साइन थीटा वाला, तो और अगर ये थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो गया तो सूत्र कौन सा? ये सूत्र तो तब लागू होता है जब थीटा छोटा है या 90 के बराबर है। थीटा या तो 90 के बराबर है या 90 से छोटा है, तब तो इस सूत्र का काम लेते हैं। दूसरा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। ये सूत्र का प्रयोग करेंगे जब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होगा। थीटा बड़ा है किससे? 90 डिग्री से। क्यों? क्योंकि जो हमारी त्रिकोणमितीय सारणी है जो 10वीं क्लास तक है 0 से 90 डिग्री तक दे रखी है, जबकि ये थीटा का मान ज़्यादा आ जाएगा तो अपन निकाल नहीं पाएंगे। यहाँ आगे की क्लासों में तो हम पढ़ेंगे निकालेंगे मान, लेकिन यहाँ 90 तक है तो इसको इस भाग में बांट लेते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल हल करते हैं, उससे समझ में आएगा कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वर्त में जीवा द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। जीवा द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण दे दिया है 60 डिग्री। आर कितना है? 7 सेमी त्रिज्या वाले वर्त में, और जीवा के द्वारा ए भी जीवा है उसके द्वारा अंतरित कोण है थीटा है 60 डिग्री का। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो थीटा का मान कितना दे दिया है 60 डिग्री, तो इस सूत्र में रखेंगे और उसको हल करेंगे। तो ये है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई 22/7, आर कितना है 7 गुना 7, थीटा कितना है 60 बटा 360 डिग्री, माइनस आर स्क्वायर, आर कितना है 7, तो 7 गुना 7 बटा 2 गुना साइन 60 डिग्री। अब इसको हल करेंगे तो ये मान आ जाएगा 77/3 माइनस यहाँ साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 हो गया। तो ये 7 7 49/2 और इसका आ गया इंटू √3/2। तो इसका हल करेंगे तो ये हल आ जाएगा 77/3 माइनस 49/4 √3 सेमी स्क्वायर। आगे जो भी हल होगा इसको भाग देने से वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनको हल करेंगे। तो ये तो आ गया जब थीटा हमारे पास 90 से कम है। अब हो सकता है थीटा का मान 90 से ज़्यादा हो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें थीटा का मान 90 से अधिक होगा। एग्जाम्पल है कि एक वृत्त का व्यास 7 सेमी है, एक वृत्त का व्यास 7 सेमी है, वृत्त का व्यास दे दिया हमें 7 सेमी है, और एक जीवा द्वारा ये 7/2 त्रिज्या आ जाएगी, व्यास दे दिया है। तो एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पे अंतरित कोण 120 डिग्री का है। ये कोण दे दिया है 120 डिग्री का है। तो जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ थीटा 120 है, तो जो अपना सूत्र था वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2, इसमें रखे इसको हल करेंगे। तो पाई 22/7, आर कितना है 7/2 इंटू 7/2, ये दे दिया है 120, 360 माइनस आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, और यहाँ साइन 120 डिग्री बटा 2 कोस 120 डिग्री बटा 2। तो इनमें से कॉमन आ रहा है 7 7 49/4, 7 7 49/4, तो ये 49/4 तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ 22/7, यह आ गया 1/3 माइनस यहाँ 120 में 2 का भाग देंगे साइन 60, और साइन 60 का मान पहले बताया था मैंने √3/2, तो यह आ गया √3/2 कोस 60 का मान होता है 1/2 इंटू 1/2, तो यह आ गया 49/4 22/21 माइनस √3/4 सेमी स्क्वायर। ये आ गया लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल जब थीटा का मान हमें 90 से अधिक दिया हुआ हो। तो ऐसे प्रश्न आते हैं और उनको आसानी से हल कर लेते हैं। याद यही रखना है कि सूत्र में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि r² 2 साइन थीटा कब आता है और r² साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2 कब आता है। जब थीटा का मान 90 या 90 से कम होता है तब तो r² 2 साइन थीटा लगाएंगे,
और जब थीटा का मान 90 से अधिक होगा उस समय लगाएंगे r² sin थीटा बटा 2 cos थीटा बटा 2 का प्रयोग करेंगे। आगे पढ़ते हैं अपन घनाभ के बारे में। घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ की आकृति इस प्रकार से बना लेते हैं। छह पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होते हैं। तो 6 पृष्ठ है और 6 के 6 कैसे हैं? आयताकार है। पृष्ठ 6 है। भुजाओं की बात करेंगे। भुजाएं या इनको कोरे भी बोलते हैं। तो इसमें भुजाओं की संख्या 12 होती है। 4 नीचे है, 4 ऊपर है और 4 साइड में है, तो 12 कोरे या भुजाएं हो गई। शीर्षों की बात करेंगे तो इसमें 4 ऊपर शीर्ष है और 4 नीचे है, तो 8 शीर्ष होते हैं इसमें। तो ये तो बेसिक बात हो गई कि घनाभ है उसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। 6 पृष्ठ होते हैं, भुजाएं या कोरे 12 होती है, शीर्ष 8 होते हैं। अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो इनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई होती है। घनाभ के लिए आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई होती है। लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई दी हुई होगी। वो आकृति कैसी होगी? घनाभ के आकार की होती है। तो यहाँ 6 पृष्ठ है जिसमें सम्मुख पृष्ठ बराबर होंगे। घनाभ में सम्मुख पृष्ठ कैसे होंगे? बराबर होंगे। आमने सामने के पृष्ठ बराबर होंगे तो एक का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 पृष्ठों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले नीचे तल का निकालेंगे तो ये तो लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसके लिए ये ऊंचाई है। तो तल का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो तल का क्षेत्रफल होगा वही ऊपर छत का क्षेत्रफल होगा, ऊपर का भाग ऊपरी सतह का भाग होगा। तो वो हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तो तल का आ गया। अगर इसको छत में भी शामिल करेंगे तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। ये तल व किसका आ गया? छत का आ गया। दूसरा, अगर सामने के पृष्ठ का निकालेंगे तो हमारे पास, या पार्श्व पृष्ठ का निकालेंगे तो चौड़ाई और ऊंचाई से निकालेंगे, तो पीछे का पृष्ठ का भी वही आएगा। तो वही निकाल लेंगे अपने, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, दोनों पृष्ठों का 2। इसी प्रकार सम्मुख पृष्ठ का निकालेंगे तो ऊंचाई गुणा लंबाई, तो यह आ गया ऊंचाई गुणा लंबाई, दोनों पृष्ठों के लिए 2। इनका योग कर लेंगे, इनका योग कर लेंगे तो सभी में 2 कॉमन आ रहा है। तो यह आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 कोष्ठ में लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब इसको याद कैसे करें? याद करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो पहले लंबाई के साथ चौड़ाई आ रही है, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस अंत में क्या आ गई? चौड़ाई। अब हमें लंबाई चौड़ाई ले लिए है, क्या बच की है? ऊंचाई। तो चौड़ाई के साथ में ऊंचाई ले लो, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर अंत में क्या आ रहा है? ऊंचाई। अब ऊंचाई के साथ में चौड़ाई आएगी, क्या बच गई? लंबाई। तो ऊंचाई गुणा लंबाई। एक तो ये है कि 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। दूसरा अपन है, जैसे मारवाड़ी में याद करना चाहिए इसको, तो वो एक छोटा सा है कि यहाँ जो लंबाई है उसको लादू मान लेते हैं, चौड़ाई को चौधरी मान लेते हैं और ऊंचाई को ऊंट मान लेते हैं। तो कहता है कि 2 ऊंट, 2 के साथ में क्या लेंगे अपन? ऊंट लेंगे। 2 ऊंट लादू चौधरी
चौको ऊंट उधार ले आयो। खिलादू चौधरी है जो 2 ऊंट लेके आता है और कैसे लेके आता है, उधार लेके आता है। तो कैसे भी इसको याद करना है, हमें सूत्र को याद करना है। अगर इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन, तो जिनमें तीनों माप दी होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी होती है, वो क्या होता है, घनाभ होता है, और सूत्र में रखे उसको हल कर लेते हैं। अब बात करते हैं आयतन की। आयतन, कोई भी वस्तु अंतरिक्ष में जितना स्थान घेरती है वह स्थान उसके लिए आयतन कहलाता है। आयतन की परिभाषा करेंगे अपन, परिभाषित करते हैं। तो कोई भी जो भी वस्तु होती है अंतरिक्ष में जितना स्थान घेरेगी वह स्थान उसके लिए आयतन कहलाएगा। तो इसका घनाभ का आयतन निकालेंगे तो इसको तल के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दो। जो तल का क्षेत्रफल है, घनाभ का आयतन, तल का क्षेत्रफल था हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर उसको ऊंचाई से गुणा कर लेंगे तो उसका घनाभ का आयतन हो जाएगा गुणा ऊंचाई। तो ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन हो गया है। अब कभी कभी क्या करता है, हमें तीनों बुझाई दे देता है। जैसे कोई कमरा है जिसमें आपको लंबाई भी दे दी, चौड़ाई भी दे दी और ऊंचाई भी दे दी है, और कह देता है कि उस कमरे में, घनाभाकार कमरा है, उसमें अधिकतम कितनी माप का बांस रखा जा सकता है, अधिकतम बांस कितनी माप का रखा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या होता है कि उनका विकर्ण निकालना पड़ेगा, जो कमरा है उसका विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो घनाभ का विकर्ण, और विकर्ण होता है हमेशा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडर रूट। इस प्रकार से उसका विकर्ण निकाल लेते हैं। अधिकतम माप पहुंचता है तो उसके लिए क्या होता है, विकर्ण होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक घनाभाकार कमरा जिसकी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है और उसकी ऊंचाई 6 मीटर है। ये घनाभाकार कमरा जिसकी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है और ऊंचाई 6 मीटर है, उसमें अधिकतम कितने माप का बांस रखा जा सकता है। तो लंबाई दे दी है 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर। तो यहाँ रख लेंगे विकर्ण की जो माप आएगी वो उसमें अधिकतम जो बांस है उसकी लंबाई आ जाएगी। तो ये आ गया 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो ये आ गया 100, 64, 36। तो ये आ गया 200, और इसको अगर लेंगे तो इसको लिख दूँ मैं 100 गुणा 2। तो ये आ गया, जो विकर्ण की माप आएगी 10√2 मीटर। जो अधिकतम माप की जो बांस है, जो लकड़ी है, उसकी लंबाई कितनी आ गई, 10√2 मीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं घनाभ से। अब बात करते हैं घन की। घन में वही 6 पृष्ठ होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 कोरे या भुजाएं होती है। घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है। घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है। सभी भुजाओं की माप क्या होती है इसमें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, सभी समान होती है इसमें। तो अगर घन के बारे में पूछेगा तो सिर्फ हमें एक भुजा देगा, घन की एक भुजा देगा। अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्र निकालेंगे, सभी पृष्ठ कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक पृष्ठ का निकाल के 6 से गुणा कर दो। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। कभी कभी क्या पूछता है इसमें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देता है और भुजा पूछ लेता है, तो पृष्ठीय क्षेत्र में 6 का भाग देके वर्गमूल निकाल दो, भुजा आ जाएगी। घन का आयतन,
जैसे हमने घनाभ का आयतन निकाला था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या लंबाई भी भुजा है, चौड़ाई भी भुजा है और ऊंचाई भी भुजा है, तो तीनों को गुणा करेंगे, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो वो आएगा भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। अगर यहाँ विकर्ण की बात करते हैं, वहाँ घनाभ का विकर्ण निकाला था हमने लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ करेंगे भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो आ जाएगा 3 भुजा स्क्वायर का अंडर रूट। तो घन का विकर्ण, घन के विकर्ण की लंबाई वो हो जाएगी भुजा रूट 3, जो मीटर में है तो मीटर में, सेमी में है तो सेमी में। तो ये घन और घनाभ दोनों में अंतर क्या है, घनाभ उसका जो पृष्ठ होता है वो आयताकार होता है और घन का जो पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है। ऐसे इक्वेशन यहाँ बनेंगे। अब हमारे बेलन बच गया है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो अगला अपना वीडियो होगा, जो अपनी अगली क्लास होगी, उसमें बेलन, शंकु और गोला तीनों को लेंगे, क्योंकि अपना क्षेत्रमिति कितने अंक की है, 10 अंक की है, तो थोड़ा सा एक पार्ट और बनाना पड़ेगा हमें इसके लिए, तीनों के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद। जय हिंद।